नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का सितंबर महीने का ये पार्ट 4 है हमारा गिरिराज पत्रिका का। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो समझेंगे कि क्या यहाँ पर पूछा गया है, किस तरह से और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। उससे पहले अभी आपको पता है एचएएस का एग्ज़ाम जो है वो हो गया है। अभी एचएएस के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली भी पूछे गए थे, इनडायरेक्टली भी जो था वो पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे तो डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। एक तो थीम थी, एक एचपीजीके का था, और भी एचपीजीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हुए थे। और ऐसा नहीं है, लिंक क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं पर। अगर क्वेश्चन लिंक ना भी हो ना, तो एक आइडिया लग जाता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें। आप एलिमिनेशन मेथड लाने के काबिल बन जाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि क्वेश्चंस अब जरूरी तो नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट वही पूछा जाए। हमारा टारगेट वही है कि क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन को समझकर जो है, जो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है, उस चीज को जो है हम करें और फाइनली एग्जाम को क्रैक कर जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन कुल्लू दशहरा इन द ईयर 2023। अभी देखो, पता है आपको दशहरे का फेस्टिवल होगा। कुल्लू का दशहरा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है और फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो बोलते हैं कि कितने कंट्रियों से पार्टिसिपेंट आएंगे जो यहाँ पर जाकर जो है वो भाग लेंगे। तो 19 कंट्रीज हैं अभी तक जो लिस्टेड हैं, जो यहाँ पर बताया गया है गिरिराज पत्रिका में कि 19 कंट्रीज के प्रतिभागी जो हैं वो यहाँ पर आएंगे कुल्लू दशहरा में और भाग लेंगे। ये करते क्या हैं, आकर यहाँ पर अपने अपने कल्चर की प्रस्तुतियाँ जो हैं वो यहाँ पर आकर देते हैं। कुल्लू दशहरा ना बहुत पहले से मनाया जा रहा है। ये जो है वो राजा जगत सिंह हुआ करते थे। 17वीं शताब्दी की बात है, 1637 से 1672 तक ये रहे। तो उस टाइम से जो है ये जो है वो मनाया जा रहा है। एक बार क्या होता है ना कि राजा को किसी ने शिकायत कर दी कि मणिकर्ण के समीप एक गांव है जहां पर एक ब्राह्मण है, उसके पास शुद्ध मोती हैं। तो राजा ने अपने सिपाही भेजे और उस ब्राह्मण से उन मोतियों को लाने के लिए कहा। ब्राह्मण के पास मोती असल में थे ही नहीं, क्योंकि ये झूठ कहा गया था। तो ब्राह्मण को कहा गया कि राजा मणिकर्ण जा रहा है, उसको जो है वो मोती चाहिए, तेरे को जो है वो आते समय मोती किसी भी हाल में देने होंगे। अब उसके पास मोती नहीं थे। अब वो डर गया कि राजा का जो गुस्सा है वो उसको देखना पड़ेगा। तो उस डर में आकर ब्राह्मण ने क्या किया था, खुद को घर के अंदर जो था वो बंद करके अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार को जो था वो अपने साथ लगाकर आग लगा दी थी वहां पर। और जो इसने आत्महत्या की, उसका जो अभिशाप था वो राजा को लगा। अब राजा को जो है वो खाने में भी कीड़े दिखते थे, पानी में भी कीड़े दिखते थे, पानी में खून दिख जाता था। इस तरह की चीजें होती थी राजा के साथ। अब राजा को बाबा ने कहा, बाबा का नाम था बाबा कृष्ण पयहारी। जो बाबा थे, इन्होंने कहा कि तुम जाकर जो है वो अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लेकर आओ, जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में जो था वो स्वयं बनाई थी। अब राजा को चिंता फंस गई कि जाएगा कौन। फिर दामोदर दास को जो था वो बुलाया गया। दामोदर दास जो था वो वहां पर गया, चोरी चुपके से चोरी चुरा कर जो था वो मूर्ति को वहां से ले आया और मूर्ति को स्थापित किया गया। राजा का जो रोग था वो भी दूर हो गया। फिर उस टाइम से यहाँ पर दशहरा मनाया जाने लगा। अब दशहरे में कहा जाता है कि हिमाचल में जब कुल्लू मिल गया, तो हिमाचल में कुल्लू के मिलने के बाद 1967 में पहली बार ये दशहरा जो था वो मनाया गया था। और इसको जो था वो पहले राज्य स्तरीय लेवल पर मनाया जाता था। 1973 में जो था वो यहाँ पर जो था वो रोमानिया जो कंट्री है, रोमानिया का एक सांस्कृतिक दल यहाँ पर आया था, जिसने दशहरे में आकर जो था वो भाग लिया था। और उसके बाद तो कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय जो था वो पर्व का दर्जा दे दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। पूरी कहानी आपने समझ ली, 1967 का आपने समझ लिया, 1973 का भी आपने समझ लिया कि रोमानिया का यहाँ पर एक ट्रूप जो था वो आया था, जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 19 कंट्री की लिस्ट दी गई है यहाँ पर कि कौन कौन इस साल आ रही हैं। कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच डेब्ट डज ईच हिमाचली है। तो बोलते हैं कि प्रत्येक हिमाचली पर कितना जो है वो कर्ज है। अभी देखो, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन था, तो वहाँ पर ये बात चली। तो वहाँ पर ये आंकड़ा जो था वो दिया गया कि प्रत्येक हिमाचली पर जो है वो कितना कर है। प्रत्येक हिमाचली पर 1,02,818 जो है वो कर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो अभी प्रेजेंट डाटा दिया गया है ना, जो विधानसभा में अप्लाई किया गया था, उसमें जो है ये सामने आया। अब सरकारें ना एक दूसरे को कोसती रहती हैं, हमें तो अपने क्वेश्चन से जो है वो मतलब रहता है।
सरकार ने यहाँ पर कहा कि सरकार को जो है वो विरासत में जो है वो 92,774 करोड़ की जो है वो देनदारियां मिली है, मतलब ये कर्जा उसको मिला है। इसमें से 76,631 करोड़ कर्जा तो है वो जो किसी को देना है, जो लिया हुआ है कर्ज वो हटाना है, और 10,600 करोड़ रुपया जो है वो कर्मचारियों का वेतन महंगाई भत्ते के रूप में जो है वो देना है। तो ये कहा गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सरकार ने कहा कि प्रत्येक जो व्यक्ति है ना उसके ऊपर 1,02,818 रुपये का यहाँ पर कर्ज है। और पूरे आर्टिकल में पॉइंट तो बहुत सारे निकल कर आए जहाँ से नॉलेज मिलेगी, परंतु जो मैंने आपको बता दिए कि कर्ज कितना है सर, कितनी देनदारियाँ हैं और कितना एम्प्लॉयजों को देना है महंगाई भत्ते के रूप में और अदर, परंतु कर्ज का ज़रूर ध्यान रखना यहाँ से ये है। अभी हमने बहुत बार पर कैपिटा इनकम डिस्कस कर रखी है, तो हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है करंट प्राइसेस पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए एस्टिमेटेड वो कितनी है, 2,22,227 रुपया। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया है और हमने इसके अलावा भी हम जानते रहते हैं, जैसे अभी जान लिया। तो ये जो है पर कैपिटा इनकम है 2022-23 की एस्टिमेटेड है, ये आपने ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये जो था ये 2,01,271 थी, कितनी 2,01,271 रुपया जो था वो थी। तो ये आप यहाँ से नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टैंप ड्यूटी विल बी चार्ज्ड टू वुमेन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी अप टू 80 लाख। तो बोलते हैं कि महिलाओं को 80 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर कितने प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगेगी। स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगती है, अब बोलते हैं कि महिलाओं से कितनी लगेगी, स्पेसिफिक रूप से जहाँ पर भी महिलाओं की बात की जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिलाओं के लिए ये स्टैंप ड्यूटी जो है रखी गई है 80 लाख तक 4%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पूरा सिनेरियो जानिए क्या है। महिलाओं को 80 लाख और पुरुषों को 50 लाख, इतनी संपत्ति की रजिस्ट्री पर जो है वो 4% जो है वो स्टैंप ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगेगी। ये आपने ध्यान रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो कौन कलेक्ट करता है, कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो किसके द्वारा जो है वो कलेक्ट की जाती है। ऑप्शन में दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर किसी के द्वारा भी नहीं। तो कौन इसको कलेक्ट करता है, अभी क्वेश्चन से क्या पता चला, स्टेट इसको कलेक्ट करता है। स्टेट जो है वो इसको कलेक्ट करता है, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये जो है वो डिस्कस हो गया, सॉल्व हो गया आराम से। और किस तरह के टैक्स में ये आती है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो है वो आती है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ये आती है, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए आपके, ये तो पता चला ही चला, बाकी भी आपको चीज़ें क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर बेंथनी कैसल वॉज बिल्ट। तो बोलते हैं कि बेंथनी कैसल जो है ये कब बना था। इसके बारे में एक आर्टिकल आया था गिरिराज पत्रिका में, तो जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर बने या फिर एडिशनल जानकारी जो हमें इसके बारे में मिलती है वो जो है हम यहाँ से जानेंगे। ये जो बेंथनी कैसल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और 1880 में जो था ये बनी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसकी पूरी डिटेल जानेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब पूरी डिटेल इसकी किस तरह से है, पूरी डिटेल इसकी इस तरह से है कि ये जो है सिरमौर के राजा हुआ करते थे, तो सिरमौर के महाराजाओं का ये गर्मियों का जो था वो निवास स्थान हुआ करता था। और ये 1880 में जो था वो बना था, 1880 में बना था। इसका नाम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक के नाम पर जो था वो रखा गया था। विलियम बेंटिक का नाम सुना है ना आपने, बस उनके नाम पर जो था वो इसका नाम जो था वो रखा गया था बेंटनी कैसल। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पूर्व यहाँ पर जो है वो कैप्टन गॉर्डन के स्वामित्व में जो था वो एक झोंपड़ी जो था वो वहाँ पर हुआ करती थी। फिर झोंपड़ी से ये बना, फिर ये जो है वो सिरमौर के राजाओं के अधीन आ जाता है। वहाँ पर ये अपना गर्मियों में रहने के लिए निवास जो है वो बना लेते हैं, ये ध्यान रखें। और 2011 की बात है, 2011 में जो था वो सरकार ने ये 130 साल पुराना जो ऐतिहासिक बेंटनी कैसल था, इसको जो था वो अभिग्रहण करने के आदेश जो था वो दे दिए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। कौन से ईयर की ये बात है जब सरकार ने इसके अधिग्रहण के जो था वो आदेश दिए थे, 2011 की जो है ये बात है। तो 1880-2011 सिरमौर के राजाओं की ये गर्मियों का निवास स्थान हुआ करता था। किस तरह से इसका नाम पड़ा ये आपने ध्यान रखना है। ये सारी बातें यहाँ से इम्पोर्टेंट बनी। अगर हम सिरमौर की बात कर लें तो सिरमौर में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिरमौर में महिमा लाइब्रेरी जो था वो बनवाई गई थी राजा अमर प्रकाश के द्वारा 1927 के आसपास जो था ये लाइब्रेरी बनवाई गई थी। सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश हुआ करते थे, इन्होंने 1827 में जो था वो नाहन में शीश महल और मोती महल जो था वो बनवाया था। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश हुआ करते थे, इन्होंने 1867 में जो था वो नाहन में जो था वो रानीताल बाग जो था वो
बनवाया था। और सिरमौर का प्रजामंडल जो है, सिरमौर प्रजामंडल 1939 का चौधरी शेरजंग ने किया था, ये आपको पता है। 1942 में यहाँ पर पझौता आंदोलन जो है वो होता है, ये भी आपको पता है। और बाकी फाइनली 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल प्रदेश का चौथे नंबर का जिला जो है वो बन जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर डिड महात्मा गांधी स्टे ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू शिमला इन 1946। तो बोलते हैं कि 1946 में आखिरी शिमला यात्रा के दौरान महात्मा गांधी कहाँ पर रुके थे। हम फर्स्ट यात्रा हमेशा पढ़ते हैं कि फर्स्ट यात्रा कब की गई, परंतु जब 1946 में महात्मा गांधी जी के द्वारा आखिरी यात्रा की गई थी तो वो कहाँ पर रुके थे। तो वो रुके थे जी चैडविक हाउस में वो रुके थे। ऑप्शन बी सही आंसर। चैडविक फॉल का नाम आपने सुना है। चैडविक फॉल कहाँ पर स्थित है? चैडविक फॉल जो है वो समरहिल में जो है वो स्थित है। समरहिल शिमला में जो है ये स्थित है। और चैडविक हाउस भी इसी के नज़दीक कहीं पर स्थित होगा जहाँ पर आकर ये रुके थे। फर्स्ट टाइम जब महात्मा गांधी आए थे 1921 में, तो वो कहाँ पर आकर रुके थे? तो उस टाइम महात्मा गांधी जो था वो कहाँ पर आकर रुके थे? वो शांति कुटीर बिल्डिंग में जो था वो आकर रुके थे। ये भी समरहिल शिमला में ही जो है वो पड़ती है, ये भी ध्यान रखें। अब देखो गांधी जी के द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार जो था वो शिमला की यात्रा की गई थी। पहली बार 1921 में की थी। जब ये आए थे तो लॉर्ड रीडिंग के साथ इनको मुलाकात करनी थी। मई का महीना था, 21 तारीख थी। तो शांति कुटीर में आकर ये रुकते हैं, समरहिल में ये स्थित है। उसके बाद ये सेकंड टाइम भी आते हैं, 1931 में ये सेकंड टाइम विजिट करने आते हैं। उसके बाद ये लगातार आते रहते हैं। 1931 में ही इनके 3-4 विजिट जो हैं वो शिमला के होते हैं। उसके बाद 1940 में जो है ये शिमला आते हैं। 1940 के बाद 1945, 1946 में जो है ये शिमला आते हैं। और 1946 में ये गिरिराज पत्रिका में डाटा दिया गया था, जब वो आए थे तो वो चैडविक हाउस में आकर जो था वो रुके थे। अब पहली बार का भी पता चल गया, लास्ट बार का भी पता चल गया। 1921 मई महीने की 12 तारीख जो है वो आपने ध्यान रखनी है। 12 मई 1921 का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब डेट एग्ज़ाम में पूछी जाए, महीना एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो वो पता होना चाहिए आपको। मई महीना 12 तारीख 1921। पहली बार जब महात्मा गांधी आए थे ना, तो पहली बार ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी हुआ करता था, उनके साथ के आए थे। वो भी यहाँ पर आई थी। मदन मोहन मालवीय भी साथ में जो था वो आए थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार गांधी जी के साथ कौन आया था। कस्तूरबा गांधी का नाम बहुत ज़रूरी फिर यहाँ पर हो जाता है, वो नहीं भूलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अच्छा, उससे पहले अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें ना। अगर आपको शेड्यूल्ड वे में तैयारी करनी है, आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रैक्टिस करनी है, तो हम टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आप लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा। एक टेस्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों का गैप होगा, दूसरा टेस्ट होगा, कुछ दिनों का गैप होगा, तीसरा जो है टेस्ट होगा। अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ जो है तैयारी करते हैं ना शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली जो है वो आपको सक्सेस मिल जाएगी। 10 टेस्ट जो है वो टोटल होंगे। जब तक लास्ट तक आप पहुंचेंगे ना, तो 10वें टेस्ट तक आपको खुद चलेगा कि आपने एक अच्छी तैयारी जो है वो कर ली है। हमने अलाइड सर्विसेज का पूरा सिलेबस जो है वो उसमें कवर किया है, ताकि और एग्ज़ाम भी उसमें कवर हो जाए। बनाई वो अलाइड एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए है, ताकि और एग्ज़ाम भी, छोटे एग्ज़ाम भी उसमें कवर हो जाए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। सब क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 27436 मेगावाट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आइडेंटिफाइड है, पहचानी हुई 27,436 मेगावाट क्षमता में से कितनी जल विद्युत है जो दोहन करने योग्य है। ये डाटा गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, परंतु कुछ डाटा और था। हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करेगा। तो देखो 10,519 मेगावाट का ये आपने ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल ये जो है ये हार्नेसेबल है हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें से जो है आपने ये ध्यान रखना है इसमें से कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसके कंट्रोल में कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के कंट्रोल में सिर्फ 7.6% ही जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और जो बाकी बच जाती है वो एक्सप्लॉइट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और हिमाचल सरकार के लिए इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी जो है वो यहाँ से फिर बनता है। ये आपने कई बार सुना होगा कि पावर प्रोजेक्टों को लेकर हिमाचल डिमांड कर रहा है कि हमें सेस लगाना है, हमें वो पानी का इस तरह से करना है। तो यहाँ से हिमाचल को फ़ायदा फिर थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर हम बात करते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के प्रोजेक्ट कौन से हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने अभी तक पढ़े हैं। एक साई कोठी परियोजना है
साई कोठी परियोजना, इस परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। ये स्टेज 1 में भी है, स्टेज 2 में भी है। स्टेज 1 जो है ये 15 मेगावाट की है और स्टेज 2 जो है ये 18 मेगावाट की है। एक देवी कोठी परियोजना भी है। देवी कोठी परियोजना कितने मेगावाट की है? तो देवी कोठी परियोजना जो है ये 16 मेगावाट की परियोजना है। और एक है हेल परियोजना। हेल परियोजना कितने मेगावाट की है? हेल परियोजना भी 18 मेगावाट की है, ये आपने ध्यान रखना है। साई कोठी 1, 2, 15, 18 मेगावाट की, देवी कोठी परियोजना 16 मेगावाट की, हेल परियोजना 18 मेगावाट की, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले ये रावी की सहायक नदियों के ऊपर जो है वो बनी हुई हैं और देखो ये चंबा जिले में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट भी ज़रूर ध्यान रखना है, कैपेसिटी ध्यान रखनी है, रिवर बेसिन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द सॉन्ग बिरसू इज संग इन प्रेज ऑफ विच डाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बिरसू गीत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस देवता की स्तुति में जो है ये गाया जाता है? तो बिरसू गाना हिमाचल प्रदेश के महासू देवता की स्तुति में गाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल आपको पता है, हिमाचल के लोकगीत भी जो है वो बहुत फेमस हैं और जो हिमाचल के प्रदेश के फोक सॉन्ग है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। कौन कौन से फोक सॉन्ग है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? इसमें होता क्या है, पहले तो आप बिरसू का जान लीजिए। इसमें लोग देखो गीत गाए जाते हैं, लोग आमने सामने खड़े होकर नाचते हैं, नाटक की तरह ही शायद होता होगा। और जो देवता की स्तुति में नरसिंगा बजाया जाता है, इस तरह के वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फोक सॉन्ग देखिए, जैसे कि कुंजू चंचलो हो गया, ये चंबा का जो है वो इम्पोर्टेंट है। राजा गद्दन हो गया, ये भी चंबा का है। और लच्छी सॉन्ग हो गया, लच्छी सॉन्ग भी इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, ये भी जो है वो चंबा का है। इसके अलावा बिलासपुर की मोहना, मोहना जो है वो सॉन्ग है बिलासपुर का, इसमें एक स्टोरी जो है वो बताई गई है, ये बिलासपुर का है, ये आपने ध्यान रखना है। पंचपत्रा, पंचपत्रा कहाँ का है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि पंचपत्रा जो है ये इम्पोर्टेंट है। पंचपत्रा ये जो है ये मंडी का है, ये आप यहाँ से ध्यान रखें। इसमें भी स्टोरी टाइप में ही कुछ बताया गया है। और गंभरी हो गया, गंभरी जो है वो कहाँ का है? तो गंभरी जो है ये बिलासपुर का है। मंडी में जो है वो निर्मंडर, ये ब्राह्मणीय सॉन्ग भी है। और जिया लाल बिंदिये सॉन्ग भी है। मनीराम पटवारिया सॉन्ग भी यहाँ पर गाया जाता है। तो ये सॉन्ग परफॉर्म होते हैं, गाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अब तो आपको पता है ट्रेडिशन जो है वो चेंज भी हो रहा है डे बाय डे, परंतु फिर भी कल्चर को बचाए रखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। तो बोलते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? अब देखो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो था वो मनाया गया। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, ये पता होना चाहिए। पहले हम थीम डिस्कस करते हैं। थीम थी इसकी इस वर्ष के लिए टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो इंपॉर्टेंट थीम्स हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट डे अभी एग्जाम में पूछा गया था, हमने डिस्कस कर रखा था, हमने ऑल एग्जाम की जो ऑडियो रेडियो सीरीज है उसमें डिस्कस कर रखा था। सितंबर महीने के हम सारे डे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, परंतु पहले तो आप वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में जो है वो जानिए। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया कब जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है और 27 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। 27 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने ध्यान रखना है कि ये इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था मनाना? तो ये UNWTO के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। ये UNWTO क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो था वो इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। और आपने साथ में एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड टूरिज्म डे जो था वो 1980 में जो था वो मनाया गया था। और हमने ये जो UNWTO पढ़ा, इसमें एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। तो इस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? UNWTO की स्थापना 1946 में जो था वो हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, या खासकर आपके टेट जैसे एग्जाम हो गए। मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, मैड्रिड स्पेन में पड़ता है, यहाँ पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से नोट करें, अभी साथ साथ में नोट करें इसको। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है और 2023 में इसको होस्ट किसने किया? एक होस्ट कंट्री भी जो है वो इसकी रखी जाती है। तो 2023 में इसको सऊदी अरबिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया। सऊदी अरबिया ने जो है वो इसको होस्ट किया, ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसने इसको होस्ट किया। तो ये सारा आपने वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में जान लिया।
अभी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जानेंगे, वो है मंडी के बारे में, मंडी के सुंदरनगर के बारे में। मंडी के सुंदरनगर में जो है वो महामाया देवी का मंदिर है। ये है मंडी आपका, यहाँ पर जो है वो एक मंदिर है महामाया मंदिर, महामाया माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अब महामाया मंदिर जो है, महामाया देवी का जो मंदिर है ना, यहाँ पर इसके पीछे छोटी सी कहानी है। महामाया देवी के मंदिर के पीछे की कहानी की इस तरह से है कि 1932 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण जो था वो सुकेत के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के द्वारा करवाया गया था। पहला क्वेश्चन, सुकेत के अंतिम शासक कौन थे? अब सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि लक्ष्मण सेन जो थे इनके कोई संतान नहीं थी, काफ़ी सालों तक इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये काफ़ी चिंतित जो था वो रहने लगे। एक साधु संतों और विद्वानों पंडितों से सलाह भी की, परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन देवी महामाया ने जो था इनको सपने में आकर दर्शन दिए और इनको कहा कि विधिवत रूप से पूजा पाठ और आराधना करे और फिर संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने जो था वो देवी के अनुसार ही जो था वो अपने पूर्वजों की तरह जो था वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और शीघ्र ही जो था वो से पुत्र की प्राप्ति जो था वो हुई थी और राजा को पुत्र रतन की जो था वो प्राप्ति फिर फाइनली जो था वो हो गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और राजा लक्ष्मण सेन के बारे में पता चल गया। 1932 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सिरमौर में जो है ये मंदिर स्थित है। ये सारी बातें जो है वो आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। और नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ से मैप के माध्यम से देख लीजिए कि मंडी के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। मंडी के साथ शिमला बाउंड्री शेयर करता है, कुल्लू बाउंड्री शेयर करता है, कांगड़ा बाउंड्री शेयर करता है, हमीरपुर बाउंड्री शेयर करता है, बिलासपुर बाउंड्री शेयर करता है और सोलन भी बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमीरपुर के मंडी के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। कौन कौन से? शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, ये जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। क्वेश्चन देखें, हमने लास्ट टाइम जो था वो गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच मंथ नेक राम शर्मा अ फार्मर ऑफ हिमाचल हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड। तो बोलते हैं कि नेक राम शर्मा को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। ये हिमाचल से संबंध रखते हैं। कौन से जिले से संबंध रखते हैं कमेंट करके आपने बताना है। इनको कौन से ईयर में ये अवार्ड मिला था वो भी आपने कमेंट करके बताना है। साथ में इन वीडियोज़ की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप अवेल कर लेना। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 कुछ इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो है वो आने वाले एग्जाम्स में फिर हेल्प मिलती रहे। तो इस तरह से देख लेना। टेलीग्राम और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। डेफिनेटली ज्वाइन करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प भी मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।